राजपूत जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आज कई सारे सवाल उठाए सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने बोला कि 1947 में पटेल जी तो प्रधानमंत्री बन गए थे, वोट तो उनके फेवर में थे, गांधी जी ने चुना नेहरू जी को, तो क्या वो लोकतंत्र था? 90 सेकंड दोनों के, 90 सेकंड में अपनी बात कहे, प्लीज टाइमर लगाइएगा। असल बात सुधांशु जी, असल इतिहास को अपभ्रंश के रूप में जाने जाते हैं और इतिहास के ऐसे टीचर के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने आज तक कभी कुछ सच पढ़ा ही नहीं। 1946 की बात को 1947 के बाद की बात बता रहे हैं। जिस शख्स को यह नहीं पता हो कि इंटरिम सरकार में और बाकी सरकारों में क्या अंतर होते, उस आदमी को जवाब देने की आवश्यकता क्या है। रही बात लोकतंत्र की, जो आपने बात करी दीपक भाई, तो आज आपके सामने है, आपके सामने जो चंडीगढ़ में हुआ, जो शख्स, जो पार्टी, जो संस्था अपना मेयर तक ईमानदारी से नहीं चुन सकती है, न चुनना चाहती है, उस शख्स को, उस पार्टी के हाथ में आप देश के लोकतंत्र को मजबूत होते देख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा खड़गे जी ने। बल्कि मैं तो एक चीज और आगे कह रहा हूं कि खाली रूस की क्यों, कोरिया की तरीके से ना कहीं बात हो जाए। तो आपके सामने 20 वोट हमारे थे, 16 वोट उनके थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक, जिसको भी उन्होंने वो किया, उसने क्या नाम, सामने फोटो में दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उसने बैलेट पेपर पे किस तरीके से निशान बना करके 8 वोटों को खारिज किया, और हमको 12 वोट और उनको 16 वोट। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में की गई है, तो आपको क्या उम्मीद नहीं लगती कि 2024 के बाद सब जगहों पे इसी तरीके से ये लोग क्या नाम डंडा तंत्र करेंगे और इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल और इस तरीके की बात का इस्तेमाल करेंगे? चंडीगढ़ का प्रत्यक्ष उदाहरण हो गया है। मुझे तो और कोई उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे तो यह भी देने की आवश्यकता नहीं है कि रात को 1:30 बजे सिर्फ एक FIR ना हो जाए राफेल के खिलाफ, कि क्या नाम, इसीलिए सीबीआई के डायरेक्टर को 1:30 बजे हटा दिया गया। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं, देखिए सीबीआई डायरेक्टर को हटाना रात के 1:30 बजे, और आज चंडीगढ़ के जो कुछ हुआ, स्वयं क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से मेयर का पद मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कांग्रेस जो है बड़ी सयानी पार्टी है, बहुत तेज पार्टी है। ये जानते हैं लोगों को कैसे जो है बगल में दबाकर और कैसे घोट कर मार देना होता है उनका गला, इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। एग्जाम्पल, अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि किस तरीके से भगवंत मान जो है तमाम लोगों को, अपने जो है तमाम पार्षदों को ले गए थे होटलों में ठहराने। अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि एक थी कांग्रेस, अभी जिस तरीके से कह दिया था कि हम तो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो लगातार कांग्रेस को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ह्यूमिलिएट किया, कांग्रेस ने इसका बदला ले लिया। और मैं तो एक अंदर की खबर बताता हूं दीपक जी आपको, अभी कहीं पर चल रहा है कि किसी बड़े कांग्रेसी नेता के पास ये खबर पहुंची कि जो मिस्टर चड्डा है वो मिसेस चड्डा को चंडीगढ़ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में कांग्रेस का क्या होगा। इसीलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज हो जाएगी। उस बेसिस पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सब इनवैलिड करार दो। और अब मैं इनवैलिड पर एक एग्जांपल आपको देता हूं। आपको याद होगा 2016 के आसपास मेरा ख्याल शायद हुआ था, भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में 14-15 वोट जो है एक साथ इनवैलिड हो गए थे। रणदीप सुरजेवाला का भी वोट इनवैलिड हो गया था जी। तो आप जो ये आज कहते हैं कि इनवैलिड नहीं हो सकता, ये तो हुआ है। इतिहास में वोट कैसे डाला जाता है कांग्रेसी जानते नहीं। और अब अगर 15-15, 16-16 वोट इनवैलिड हो सकते हैं, बड़े बड़े विधायकों के वोट इनवैलिड हुए, और तो और सुरजेवाला जी का भी वोट इनवैलिड हुआ, तो आज आप किस आधार पर कह रहे हैं? हालांकि आपके लोगों ने कहा है कि हम जाएंगे हाई कोर्ट, आप जाइए, आपका स्वागत है। लेकिन इस तरीके से मुझे लगता है ये लगातार हर चुनाव के बाद रोना एक आदत सी बन गई है इन लोगों की, और आपस का सरफुटव्वल इनका खत्म होकर नहीं देता, आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनकी खत्म होकर नहीं देती। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में आए, इससे साबित हो गया कि इंडिया अलायंस में कोई भी कितने भी कहीं भी मिलकर आ जाए, हार ही इनको मिलने वाली है। सुरेंद्र राजपूत जी क्या कहेंगे? इन्होंने ठीक रहा, आप पर ही फोड़ दिया। अब ये देखिए, यही तो खड़गे जी ने कल कहा कि जिसको कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। आज तो इनका, जिसको कहते हैं ना निर्लज्जता का जो नग्न प्रदर्शन है, वो अधिकारी जो इन्होंने चुनाव अधिकारी बनाया था, जो भाजपा का एजेंट है, वो सामने दिखाई दे रहा है दीपक भाई। हम इधर उधर की बात नहीं करते। आज की डेट में इनके पास सरकार है, इनके पास तंत्र है, इनके पास गन है, इनके पास सब कुछ है। हमें अभी भी उम्मीद है कि क्या नाम, न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा। इधर उधर की बात करने की जगह मुद्दों पर बात करें। इधर उधर की बात करने की जगह यह तो बताएं कि रात में 1:30 बजे आपने सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया, तो हटाया क्यों?
5 जज सड़क पर सुप्रीम कोर्ट के आए तो आए क्यों? लोकतंत्र की दुहाई को दे करके। आप मुझे बताइए कि जहां जहां पर भी, मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र की बात बताता हूं, नारायण राणे हो, अजीत पवार साहब हो, क्या नाम है, हसन मुशर्रफ साहब हो, अब ईडी को कोर्ट में बताना पड़ रहा है कि साहब इन लोगों की फाइल नहीं मिल रही है। ये लोग बता रहे हैं ईडी के अधिकारी कि इनकी फाइल अब नहीं मिल, फाइल गुम हो गई, इसलिए अब केस को बंद किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को 2008 के मामले में जो एक खनन उस आदमी को 5 एकड़ की अलॉट हुई थी, जिसमें आज कुछ भी नहीं हुआ, एक पत्थर तक नहीं निकला, उस पर आप उनको फंसाएंगे क्योंकि वो प्रतिपक्ष में है। तो मैं आपसे, आपका सॉरी वो बजर ऑफ हो गया, ऑन हो गया, मैं क्या बोलूं। ठीक है, शिवम त्यागी बताइए। देखिए, एक तो इनकी आप फंसा रहे हैं वहां पे। देखिए, एक तो इनकी सबसे बेसिक समझ इतनी कमजोर है कि पता नहीं चुनाव के बारे में थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, जरा इनसे पूछें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई वहीं का ही होता है, आमतौर पर कॉर्पोरेटर ही होता है। आम आदमी पार्टी जो इतना चीख चिल्ला रही है, उनसे पूछिए जरा, इनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन था? मुकेश कुमार, इन्हीं का कॉर्पोरेटर था। ऐसा ही होता है भाई, हर चुनाव में ऐसा ही होता है। उसको अलग से पेश करके कि नहीं नहीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी इन्हीं का था, ऐसा ही होता है हर चुनाव में। लेकिन आज इनको हार गए तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब दूसरा, इन्होंने कहा कि वो 2008 के जो एक खनन के विषय में जो पट्टा अलॉट हुआ था, उस पर तमाम तरह की चीजों को विषय बनाकर फंसा रहे हैं। 36 लाख तो कैश मिला है। इसके अलावा और तमाम चीजों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा नहीं नहीं जांच में सहयोग कीजिए। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं जांच में सहयोग कीजिए। आज भाग गए 48 घंटे। मुझे तो लगता है हिंदुस्तान में ये ऐसा पहली बार हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर ही मिसिंग हो गया। आमतौर पर हम ऐसा सुनते थे कि कोई जो इस तरह के केसेस करते थे या फिर कोई घोटाला करता था या कोई चोरी चकारी करता था, वो मिसिंग होता था, एजेंसीज या फिर पुलिस अधिकारी उसको ढूंढ कर ले आते थे। बताइए, सीएम नहीं मिल रहे थे 24-24, 48-48 घंटे। जिस राज्य के सीएम चले गए होंगे, गायब हो गए होंगे, पूछिए उनकी जनता का क्या हाल होगा। मतलब जो जनता का मालिक है, जो उनके लिए नीतियां बनाता है, जो उनके लिए राज्य को चलाता है, जो उनके लिए स्थितियां बेहतर करता है, वही जब गायब हो जाए तो क्या हाल होगा। और एक और बात है, जहां तक जिस तरह की सिचुएशंस रही है, मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले सारे लोगों का रोना सिर्फ एक ही है, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा कम वॉट में। हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में आप इस तरीके से जांच एजेंसियों से बचकर नहीं भाग सकते। और कब तक भागेंगे? अच्छा, मुझे बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, जैसे अभी हेमंत सोरेन के ऊपर आया, लेकिन नवीन पटनायक भी इनके खिलाफ उड़ीसा में चुनाव लड़ते हैं, उनके ऊपर तो एक भी केस नहीं है। नीतीश कुमार जो इनके कितने कटु विरोधी थे, इंडिया अलायंस बनाने की कवायद की थी, हालांकि अब इनके साथ आ गए हैं, वो उन्होंने कितने आरोप लगाए कांग्रेस पर, बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, अमित शाह पर, और कितने तरीके के लगाए। उन पर केस नहीं हुआ ईडी और सीबीआई का, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा घपला किया ही नहीं। तो जो घपला घोटाला करेगा उसके पास क्या एजेंसी नहीं जाएगी? 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं दीपक भाई, अभी चिंता मत कीजिए। 2024 के बाद आप पर भी केस लगेगा, आप बिल्कुल इसमें परेशान मत होइए। आपको अगर इस तरीके की परिस्थितियां रही तो आप पर भी, आप सभी लोगों पर केस लगेगा, कोई नहीं बचने वाला। इस चीज को जान लीजिए। मैंने कभी कुछ गलत किया नहीं तो मेरे पे क्या केस कर देंगे भाई? चैलेंज दे रहे, थ्रेट दे रहे। अरे मैंने कभी कुछ गलत किया नहीं तो क्या केस कर देंगे? आप बात तो सुन लीजिए। अपने जीवन तो खुली किताब है। किया होता तभी थोड़ी केस लगता है। आप बता तो रहा हूं तो कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो केस किया हुआ है, 8 साल का था तेजस्वी यादव, लैंड फॉर जॉब के स्कैम के टाइम पे मुख्य अभियुक्त बना रखा है 8 साल के बच्चे को, जिस वक्त ये स्कैम हुआ था। मैं आपको बताता हूं, नंबर 1। नंबर 2, 2 बार क्लोजर रिपोर्ट हो चुकी है उसकी, बाकायदा सीबीआई ने और भाजपा की सरकार के समय पर। इसके बाद चूंकि भाई ये विरोध में है तो दोबारा से आप खोलेंगे। आपकी सरकार ने जांच कराई थी सुरेंद्र जी। केस है, बड़ा अद्भुत केस है। पहले बात तो सुन लीजिए भाई, आपके साथ ये है कि आप अगर मुझको दोषी साबित करना चाहते दीपक भाई, तो चूंकि चैनल भी कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, हम चुप हो जाते हैं भाई। हम तो इस दौर के ऐसा ना कहिए, अरे ऐसा नहीं सरकार कहिए, तुम्हारी है, ऐसा ना कहिए सुरेंद्र भाई, हमारा प्रेम का। अभी सुनिए ना, अभी जब तक आपके ऊपर नहीं केस लगेगा तब तक आप ठीक है, आपकी इच्छा, बाद में आप हमारे ही साथ आओगे, ये भी हम जानते हैं। हम तो एक चीज कहते हैं ना दीपक भाई, आप भी इस चीज को मानेंगे कि साहब कोई भी जांच हो, कोई समय होना चाहिए ना भाई। 2 बार क्लोजर रिपोर्ट है, कोई समय होना चाहिए ना। चंडीगढ़ में जो परिस्थितियां हैं, जिस कॉर्पोरेटर को या जिसको बनाया है इन्होंने, उसका आप क्या नाम, सिर्फ वही कर सकता था। पिछले 15 दिन से बीमार था इसलिए नहीं किया। स्याही कौन सी लगा रहा है, कलम कौन सी चला रहा है, उस पर जवाब देने की जगह शिवम त्यागी साहब, चूंकि इस वक्त सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, अति कर रहे हैं।
अति अंत की घोषणा होती है, इस ठीक है। चीज को जान लीजिए। अति मत करिए, लोकतंत्र को आपने डंडा तंत्र में परिवर्तित कर दिया। Zee News.